बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाशिक पथ। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्ध्य पर प्रभाव, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत। इसके पहले यदि आप इस चैप्टर से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं स्टूडेंट, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर कीजिए कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत फिजिक्स बाय धर्मराज यादव, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत फिजिक्स बाय धर्मराज यादव। तो वहां से आपको इसके पीछे जो वीडियो बताए हैं स्टूडेंट, वो आपको मिल जाएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए प्रकाशिक पथ। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, प्रकाशिक पथ का मतलब होता है, प्रकाशिक पथ का मतलब होता है स्टूडेंट प्रकाशिकी में कि किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी और उस माध्यम का अपवर्तनांक के गुणनफल को प्रकाशिक पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें लिखेंगे स्टूडेंट प्रकाशिक पथ में लिखेंगे स्टूडेंट प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में चली गई दूरी और उस माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को प्रकाशिक पथ कहते हैं। प्रकाशिक पथ बराबर देखिए स्टूडेंट होता है प्रकाशिक पथ बराबर होता है स्टूडेंट अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। ये फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इसको। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मीडियम है स्टूडेंट, और इस मीडियम में जो है, इस मीडियम का डिस्टेंस है स्टूडेंट डी। मान लीजिए इस मीडियम का अपवर्तनांक n है और इस मीडियम में प्रकाश की चाल v है। तो देखिए स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्रकाश द्वारा d दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इस माध्यम में प्रकाश जब गति करेगा तो इस माध्यम में इस d दूरी को, इस माध्यम को मतलब कि पार करने में, मतलब d दूरी को तय करने में प्रकाश के द्वारा माध्यम में कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश द्वारा d दूरी सॉरी स्टूडेंट, खांसी हो गया है स्टूडेंट। दूरी तय करने में लगा समय t बराबर हो जाएगा स्टूडेंट समय बराबर दूरी d बटा में चाल भी।
यहाँ पे स्टूडेंट ये भी डी जो है दूरी है, भी चाल है, और यहाँ से टी बराबर डी भी चाल है स्टूडेंट। और इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए समझने के लिए हम लिख रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं एन बराबर, जहां एन अपर्तनांक है, सी बटा में भी, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं, जिसे म्यू से या एन से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अपर्तनांक को एन माने हैं, तो ये एक समीकरण है, एक फॉर्मूला है, जो कि अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ से भी यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ पे आ जाएगा, तो भी का मान यहाँ से निकल के आएगा स्टूडेंट सी बटा में एन। समझ रहे हैं? तो इस बात को यहाँ पे हम भी का मान लिख देंगे, यहाँ पे डी का बटे में कुछ नहीं तो 1 बटे में सी बटा में एन। इस तरह से इसको हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एन बटा में सी। चलिए इसको मिटा देते हैं। इतना आप लोग समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसे, चलिए मिटा देते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। उतने ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है स्टूडेंट चाल गुणे समय, ये होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं स्टूडेंट। समय यहाँ पे ये देखिए टी का मान आया है, इस टी का मान ये है, तो टी का मान दिया है स्टूडेंट एन डी या डी एन बाटा में सी, सी से सी को काट दिए, तो फाइनली माध्यम में चली गई दूरी को कैपिटल डी से लिख देते हैं स्टूडेंट, और ये हो जाएगा हम लोगों का एन इंटू डी। तो यही तो हम आपको बताया है कि प्रकाशिक पथ, जहां पे कैपिटल डी है प्रकाशिक पथ और एन अपर्तनांक है स्मॉल डी, उस माध्यम में चली गई दूरी, तो प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, अपर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। चलिए तो इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसे, चलिए मिटा देता हूं। अगला हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, प्रकाश का तो अगला हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्ध्य पर प्रभाव। हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्ध्य पर प्रभाव। हो गया? तो चलिए इसे समझते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम एक समीकरण लिखते हैं, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर एफ लेमडा, समीकरण 1। ठीक इसी तरह से देखिए अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट भी बराबर एफ बटा में लेमडा एम, जहां पे ये भी जो है अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है, एफ आवृत्ति है, लेमडा जो है तरंगदैर्ध्य है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। तो समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इधर,
समीकरण 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, c बटा में v बराबर f लेमडा बटा में f लेमडा m, f से f कैंसिल हो जाएगा। ये c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, v का मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं स्टूडेंट, और इसको हम लोग n से लिखेंगे या म्यू से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक, यहाँ से हो गया ये लेमडा अपॉन लेमडा m, चूंकि n बराबर होता है c बटा में v। तो यहाँ से लेमडा m बराबर हो जाएगा लेमडा बटा में n। ये जो है स्टूडेंट तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव हुआ। तो मान लीजिए कि ये म्यू जो है अपवर्तनांक है स्टूडेंट, और मान लीजिए कि प्रकाश जो है वायु का अपवर्तनांक होता है 1, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, यानी कि जब इस n का मान हम 1 रख देंगे, n का मान 1 रख देंगे, मान लीजिए इस समीकरण में हम लेमडा m बराबर लेमडा बटा में 1 रख दिए n का मान, तो ये लेमडा m बराबर हो जाएगा लेमडा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो माध्यम है निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि यदि n का मान हम 1 को छोड़ करके कोई और दूसरा रखेंगे तो अपवर्तनांक का म्यू का मान ज्यादा होने से तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। तो यहाँ पे नोट में लिखेंगे स्टूडेंट, प्रकाश को वायु से किसी अन्य माध्यम में जाने पर, प्रकाश को वायु से किसी अन्य माध्यम में जाने पर तरंगदैर्ध्य घटता है। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, यानी कि जब प्रकाश को वायु से किसी अन्य प्रकाश को वायु से किसी अन्य माध्यम में जाने पर तरंगदैर्ध्य क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। मिटा दे, अगला हेडिंग लगाइए उसमें स्टूडेंट, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत। हेडिंग लगा लीजिए तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी पृष्ठ पर आपतित होती है। तो ये जो आपतित होती है स्टूडेंट, तो ये जो है सदिश नियम का पालन करती है, सदिश नियम को पालन करते हुए आपतित होती है। तो चलिए इसके बारे में लिखा जाए कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि अनेक प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंगों के सदिश योगफल के बराबर होता है या सदिश योगफल के समान होता है। प्रत्येक तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के समान होता है, प्रत्येक तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के समान होता है। अर्थात कि वेक्टर y बराबर स्टूडेंट हो जाएगा वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस डॉट 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 वेक्टर yn। यही है स्टूडेंट अध्यारोपण के सिद्धांत। तो चलिए ये समझ गए हम लोग। अगला हेडिंग लगाइए, अगला हेडिंग बना लीजिए स्टूडेंट, दो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी आयाम विस्थापन
एवं तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दो तरंगों के अध्यारोपण में क्या होगा। तो लिखेंगे स्टूडेंट, माना कि दो प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी पृष्ठ पर अध्यारोपित हो रही है। रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम दो वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी हमारा वो पहला वेक्टर है, पहली तरंग है। दूसरा तरंग का समीकरण है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि जो दूसरी प्रकाश तरंग है स्टूडेंट, पहली प्रकाश तरंग से फाई कालांतर से अग्रगामी है, आगे आगे चल रही है। तो जब ये दोनों तरंगों को हम अध्यारोपित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से होता है स्टूडेंट y बराबर वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। तो वेक्टर y बराबर स्टूडेंट y1 का मान देखिए क्या दिया है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान दिया है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से y बराबर हो जाएगा वेक्टर y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को हम साइड रखे, बड़ा कोष्ट लगा दिए यहाँ पे। ये देखिए साइन a प्लस बी है। साइन a प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट, तो साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? साइन a प्लस बी कर दिए इसको, साइन a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। यहां से वेक्टर y बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट a1 साइन ओमेगा टी प्लस अंदर a2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वेक्टर y बराबर ये जो इतना दिख रहा है इसमें से हम साइन ओमेगा टी स्टूडेंट कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिए तो इधर बचा a1 प्लस इधर बटा a2 कॉस फाइव। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे व्यवस्थित करके लिख सकते हैं प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू a2 साइन फाइव। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां से हम मान लेते हैं फिर a1 प्लस a2 कॉस फाइव बराबर r कॉस थीटा, समीकरण 1। इसको हम मान लिए स्टूडेंट, इतना जो दिख रहा है इसको a1 a2 कॉस फाइव को r कॉस थीटा मान लिए। फिर ये जो a2 है और साइन फाइव है इसको हम मान लिया स्टूडेंट r साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हम मान लिए। तो चलिए इसको समझते हुए यहां तक नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसे, चलिए मिटा देता हूं। तो फिर इसी स्टेप में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहां से वेक्टर y बराबर
ये लाइन देखिए क्या है, साइन ओमेगा टी इंटू A1 A2 कॉस फाई को देखिए स्टूडेंट हम माने हैं आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू A2 साइन फाई को देखिए स्टूडेंट हम आर साइन माने हैं, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहां तक मिटा दिए। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये हो जाएगा वेक्टर वाई बराबर आर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर वाई बराबर आर साइन ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी का ही यही फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला आ गया, और इसको हम लोग कहते हैं परिणामी विस्थापन। ये हम लोगों का परिणामी विस्थापन है स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए, तो फिर इसमें अब आगे बात करते हैं कि जो हम दो समीकरण मान लिए हैं, यहाँ पे माने थे, इन दोनों समीकरणों से हम फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट का वर्ग प्लस समीकरण सेकंड का वर्ग, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दिया है, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं, वर्ग करना है तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी वर्ग करके लिखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर इधर वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए वो क्या हो जाएगा A1 A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। चलिए इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा, देखिए आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर है स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे A1 के स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ध्यान दीजिए इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इधर आर स्क्वायर ही हो जाएगा बराबर, क्योंकि इसका मान स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो इधर से लिख दिए A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस इन दोनों में से A2 को हम यदि बाहर निकाल लेते हैं स्टूडेंट A2 स्क्वायर को, तो ये बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो यहां से मिलेगा हम लोगों को स्टूडेंट आर बराबर रूट ओवर, देखिए A1 स्क्वायर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई स्टूडेंट 1 हो जाएगा, और 1 से A2 स्क्वायर में गुना करेंगे तो नो चेंज, ये हो जाएगा हम लोगों का। तो ये जो आया है स्टूडेंट हम लोगों को, ये जो मिला, ये है हम लोगों का परिणामी आयाम। परिणामी आयाम, चलिए स्टूडेंट इसको समझते हुए नोट कीजिए, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए मिटा देते हैं। तो यहां देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि ये जो के होता है ये जो तीव्रता है स्टूडेंट, तीव्रता आई, वो जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आई समानुपाती आर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि आई समानुपाती आर स्क्वायर, जहां पे आई को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं और आर स्क्वायर जो है या आर जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश तरंगों के आयाम। तो यहां से फिजिक्स में स्टूडेंट आई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक बराबर रहेगा और एक नियतांक आएगा के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर। तो ये देखिए स्टूडेंट आई बराबर के आर स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए आर है, इसका यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम यदि स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। तो आर स्क्वायर की जगह पे ये रखेंगे हम स्टूडेंट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। यहां से हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट तो ये मिलेगा हम लोगों को आई बराबर के a1 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos फाइव प्लस के a2 स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट आगे इसको हम लोग लिखेंगे आई बराबर के a1 स्क्वायर प्लस 2 रूट में ऐसे इसको लिख दे स्टूडेंट के a1 स्क्वायर इंटू के a2 स्क्वायर cos फाइव प्लस के a2 स्क्वायर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां से एक के है, इन दोनों रूट से हम निकालेंगे तो एक के भी आ जाएगा। स्क्वायर है a1 का तो एक ये निकल जाएगा, यहाँ a2 भी बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आया स्टूडेंट? इसको फिर हम यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो गणित और फिजिक्स में ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट आई बराबर, ये तीव्रता ही है, आई जो है यहाँ पे स्टूडेंट तीव्रता ही है तो इसको हम लोग लिखेंगे, यही तीव्रता है तो इसको लिखेंगे I1 प्लस 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2 cos फाइव प्लस I2। समझ में आया? ये जो है स्टूडेंट हम लोगों का तीव्रता का फॉर्मूला है। ये जो है हम लोगों का स्टूडेंट परिणामी तीव्रता है। परिणामी तीव्रता, लेकिन इसी में स्टूडेंट देखिए केस 1 संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान स्टूडेंट एक होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान एक होता है। तो इस समीकरण में हम cos फाई का मान एक रख देंगे तो देखिए हम लोगों को मिलेगा आई बराबर I1 प्लस 2 रूट में I1 रूट में I2 cos फाई का मान स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस I2। तो ये मिल गया हम लोगों को I1 प्लस रूट में I1 इंटू रूट में I2 प्लस I2। ये हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत कमेंट में बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से ये मैक्सिमम हो जाएगा स्टूडेंट, आई मैक्स मतलब अधिकतम तीव्रता रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर
महत्तम तीव्रता है ये स्टूडेंट। चलिए यहां तक नोट कीजिए स्टूडेंट, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दे इसे, इसी में देख लीजिए स्टूडेंट, मिटा देते हैं इसको। इसी में देख लीजिए स्टूडेंट, विनाशी व्यतिकरण के लिए केस 2, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान स्टूडेंट -1 होता है, और यहाँ पे -1 रखेंगे हम, तो -1 रखेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं बात को, -1 से, तो इस तरह से ये माइनस में स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैक्सिमम न कह के अब हम लोग कहेंगे MIM मिनिमम, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता। चलिए तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और इस वीडियो के लिंक अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए स्टूडेंट जो कि 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।